प्यारे बच्चों, जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं कि हम प्रत्येक दिन कुछ नया करने का प्रयास करते हैं जिससे आपका मन लगा रहे। वैसे भी इस महामारी के दौर में घर में एक तरह से कह सकते हैं कि लोगों का आवागमन बाधित हुआ है, कोई कहीं आ जा नहीं पा रहा है। तो अब सभी लोग मानसिक रूप से कमज़ोर पड़ने लग गए हैं। तो हम समझते हैं कि उसी में पढ़ाई का बोझ भी आपको और दुखी ना करे, बोझिल ना लगे। तो इसलिए प्रत्येक दिन कुछ नया करने की कोशिश रहती है। और उसी क्रम में आज हम लोग उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा जारी 2020 के लिए जो मॉडल पेपर है उसको हल करेंगे। इसको देखिए आप ध्यान से। और अभी आपकी 10 की क्लास शुरू तो हो नहीं पाई थी, इसलिए आपको 10 के पेपर, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको कक्षा 10 के पुराने पेपर नहीं मिल पाए होंगे अपने आसपास से, जैसे कि आप लोग अरेंज करते हो, तो हो सकता है ना मिल पाया हो। तो आज हम लोग एक पेपर देखेंगे और आगे की वीडियोस में मैं 2019 में जो पेपर आपके आए थे बोर्ड परीक्षा के लिए, वो हम आगे किसी वीडियो में अपलोड कर देंगे, वो भी आप लोग देख लीजिएगा। तो आज हम 2020 के लिए जो मॉडल पेपर जारी हुआ है उस पर डिस्कस करेंगे। और ये जान लीजिए कि सेम टू सेम पेपर आपका ऐसे ही होता है, पेपर का स्वरूप यही होगा। क्वेश्चंस चेंज होंगे और कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे भी होंगे जो यह एकदम यही होंगे, है ना। तो ये आपका बेकार नहीं जाएगा और आगे हम और भी मॉडल पेपर अपलोड करेंगे जिससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। तो आप इस पेपर को ध्यान से देखिए और इसको मन लगा के पढ़िए और आपकी रुचि पढ़ने में बनी रहे, इसलिए प्रत्येक दिन कुछ नया करते हैं। तो आइए आज देखते हैं 2020 का मॉडल पेपर। देखिए, इसके लिए आपको 3 घंटे का समय दिया जाता है परीक्षा में प्रश्न पत्र को हल करने के लिए। लेकिन अब विगत कुछ वर्षों से शुरू हो गया है 15 मिनट और ज़्यादा दिया जाता है आपको। 15 मिनट इसलिए कि आप पेपर पढ़ें, उसको समझें, फिर 3 घंटा आपको लिखने के लिए। तो 3 घंटा 15 मिनट का पेपर होने लगा है। और अब देखिए, सभी प्रश्न अनिवार्य होंगे। उसके बाद प्रश्न पत्र में बहुविकल्पीय प्रश्न, अधिलघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, 4 प्रकार के प्रश्न होते हैं। उनके उत्तर सामने लिखे होते हैं और जो क्वेश्चन अथवा में होते हैं उनमें से हम लोगों को किसी एक को करना होता है। आगे हम उसको बताएंगे आपको। तो पहला प्रश्न हम देखते हैं। पहला प्रश्न और दूसरा प्रश्न ये बहुविकल्पी टाइप के हैं, यानी कि एक प्रश्न होंगे, उसके 4 विकल्प दिए होंगे, उसमें से कोई एक सही होगा, कोई तीनों सही हो सकता है विकल्प, और कोई भी नहीं सही हो सकता है। तो इसको आइए समझते हैं कैसे। और प्रत्येक प्रश्न क्या होगा, बहुविकल्पी वाला 1 नंबर का होगा, उसका अंक सामने लिखा हुआ है। तो पहला प्रश्न है, पहला नंबर का नंबर शुरू करते हैं। श्वसन क्रिया में रक्त का शुद्धिकरण कौन सी गैस द्वारा होता है? तो आपको पता है कि हम श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन गैस लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकालते हैं, मतलब छोड़ते हैं। तो कौन सी शुद्ध होती है? ऑक्सीजन, है ना। और कार्बन डाइऑक्साइड जो हम वापस करते हैं एनवायरनमेंट में, वो जो है अशुद्ध उसको मानते हैं, ठीक है ना। तो उसको अशुद्ध बोला जाता है। और शुद्धिकरण किससे होता है? ऑक्सीजन से। तो पहले का सही उत्तर क्या हो गया? ऑक्सीजन। अगला प्रश्न है खा नंबर, मच्छर से कौन सा रोग होता है? तो आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो, मच्छर से मलेरिया रोग होता है। मादा एनाफ्लीज के काटने से मलेरिया रोग होता है। अच्छा, हैजा, जैसा कि आपको पता होगा, हैजा जो है दूषित भोजन जल से होता है, जीवाणु द्वारा होने वाला है। और चेचक वायरस द्वारा होने वाला है। इन्फ्लुएंजा भी वायरस से होता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? मच्छर के काटने से मलेरिया रोग होता है। गा नंबर, विटामिन सी का उत्तम स्रोत है। तो आप सबको पता है विटामिन सी खट्टे फलों में पाया जाता है। तो इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा? आंवला। आंवला खट्टा होता है। अगला नंबर है घा नंबर, पारिवारिक बजट बनाने का उद्देश्य है। पारिवारिक बजट बनाने का उद्देश्य आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है इस पाठ को। तो बचत करना, आय का ज्ञान, व्यय पर नियंत्रण। तो बजट बनाने से ये सारे उद्देश्य उसमें समाहित है। तो इसका उत्तर हो जाएगा इनमें से सभी। प्रश्न नंबर 2,
का नंबर, रोगी का भोजन होना चाहिए। तो आप सभी को पता है रोगी का भोजन सुपाच्य होना चाहिए, है ना। अगर रोगी को गरिष्ठ भोजन तला भुना खिला दिया तो रोगी ठीक होने के बजाय और ज़्यादा बीमार पड़ जाएगा। इसलिए रोगी का भोजन सुपाच्य होना चाहिए, जो आसानी से पच जाए। खा नंबर, नील का प्रयोग किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सफ़ेद सूती वस्त्र। गा नंबर, रसोई घर के सबसे निकट होना चाहिए। तो रसोई घर के सबसे निकट भोजन कक्ष होना चाहिए। घा नंबर, 1 किलो चावल का दाम 60 रुपये हैं, तो 4 किलो चावल का मूल्य कितना होगा? तो आपको पता है कि 4 से गुणा कर देना है 60 में, तो कितना हो जाएगा? 240 रुपये। ठीक है, ये हो गए बहुविकल्पीय प्रश्न। ये 8 प्रश्न थे और ये 1-1 नंबर के हो गए। अगर आप सारा सही कर लेते हो तो 8 नंबर आपके पक्के हो जाते हैं परीक्षा में। फिर अगला है प्रश्न संख्या 3 और 4 अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। प्रत्येक खंड का उत्तर लगभग 25 शब्दों में देना है और प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 2 अंक यानी कि 2 नंबर दिया जाएगा। तो प्रश्न नंबर 3 शुरू करते हैं। 3 का नंबर है, श्वसन क्रिया में कौन सी गैसों का आदान प्रदान होता है? तो इसका उत्तर है श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड गैसों का आदान प्रदान होता है। ठीक है, इतना आपको लिखना है। आपको पता होगा कि जब आप सांस लेते हो तो ऑक्सीजन गैस लेते हो और सांस छोड़ते हो तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकालते हो। अगला प्रश्न है, मोच के 2 लक्षण लिखिए। खा नंबर है, मोच के 2 लक्षण लिखिए। तो मोच के बहुत सारे लक्षण होते हैं। जब कहीं मोच आ जाती है, जैसे मान लीजिए आप कभी सैंडल से फिसल कर गिर गए होंगे तो मोच आई होगी, बहुत लोगों को अनुभव होगा। तो क्या हुआ होगा? तो इसमें हम आंसर में लिखेंगे नंबर 1, से ग्रसित अंग में सूजन आती है और वह अंग कमजोर हो जाता है। यानी कि जैसे पैर में आपके मोच आ गई है तो आप क्या है कि पैर नहीं रख पाओगे, दर्द होगा। और नंबर 2, मोच के स्थान पर त्वचा का रंग नीला अथवा काला हो जाता है। अगला प्रश्न है, गा नंबर, घर में जल शुद्ध करने के उपाय लिखिए। तो घर में जल शुद्ध करने के बहुत सारे उपाय होते हैं। चूंकि ये प्रश्न अति लघु उत्तरीय वाले हैं तो हम इसका आंसर छोटा छोटा लिखेंगे। तो नंबर 1 छान कर शुद्ध करना, नंबर 2 उबाल कर शुद्ध करना, नंबर 3 फिटकरी मिलाकर शुद्ध करना आदि कर देंगे। बहुत सारी विधियां होती हैं। ठीक है, इसके आंसर छोटे छोटे लिखने होते हैं। फिर अगला है घा नंबर, किन्हीं 2 संक्रामक रोगों के नाम लिखिए। तो संक्रामक रोग आपको पता होगा कि जो रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं, किन कारणों से? छूने से, सांस लेने से, जूठा खाने से, ना, वायु द्वारा, भोजन द्वारा या प्रत्यक्ष संपर्क द्वारा, ये सब इन माध्यमों से संक्रामक रोग फैलते हैं। तो आपको और भी बता दें, इस समय आप एक भयंकर संक्रामक रोग के दौर से गुजर रहे हैं जिसका नाम है कोरोना वायरस, कोविड-19 ना। नाम तो आप सभी को पता है क्योंकि इसकी वजह से आप 2 महीने से घर में बंद हैं। तो ये भी एक संक्रामक बीमारी है, भयंकर संक्रामक बीमारी। तभी कहा जाता है कि किसी से मिलिए जुलिए नहीं, 1 मीटर की दूरी बनाकर रखिए, है ना। और अगर मिले जुले भी हैं तो आप हैंड वॉश करिए, यानी कि हाथ धुलिए। मास्क पहने रहिए। क्यों पहने रहिए? कि सामने वाला कुछ बोलेगा, उसके थूक के कण निकलेंगे और अगर आप संपर्क में आ जाओगे तो इसीलिए तो संक्रामक बीमारी का बहुत बढ़िया उदाहरण आपके सामने इस समय है कोरोना। लेकिन हम लिख देंगे, आप चाहे 1 कोरोना कर दीजिए, नंबर 2 कर दीजिए हैजा, 2 ही पूछा है तो, या फिर चेचक कर दीजिए। बहुत सारी बीमारियां हैं जो संक्रामक रोग हैं ये सब। तो आप नंबर 1 लिख दीजिए कोरोना, नंबर 2 लिख दीजिए हैजा या चेचक। अगला प्रश्न है अंगा नंबर, गृहिणियों के लिए गृह गणित का क्या महत्व है? तो आपको ये बताया, हमने बजट वाले चैप्टर में बताया था कि हम लोग को जोड़ घटाना क्यों आना चाहिए, क्योंकि एक गृहिणी ही घर संभालती है आगे चल करके। तो इसका आंसर हम लिखेंगे कि गृहिणियों के लिए गृह गणित का महत्व, हेडिंग बना देंगे। उसके बाद लिखेंगे घरेलू कार्यों में बजट बनाना, आय व्यय का हिसाब रखना, दूध, सब्जी, राशन आदि का हिसाब रखना,
रखने हेतु गणितीय गणनाओं की आवश्यकता पड़ती है। इन सभी कार्यों को सुचारू रूप से करने के लिए गृह गणित का ज्ञान होना प्रत्येक गृहिणी के लिए अति आवश्यक है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 का है, यहाँ पर प्रिंटिंग एरर है, लिखा है मिल्टन चौक लेकिन लिख गया है गिल्टन चौक। तब गिल्टन चौक नहीं पढ़ना है, मिल्टन चौक पढ़ना है। मिल्टन चौक का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो उत्तर लिखेंगे आप लोग, यह विभिन्न रंगों व आकारों की होती है। इससे कपड़े को काटने के लिए चिन्ह लगाते हैं क्योंकि यह धोने पर सरलता से छूट जाता है। समझ गए आप? आपने देखा भी होगा आपके आसपास या आपके घर में कोई सिलाई करता होगा, ये बड़ी बहन होंगी, माँ होंगी आपकी, सिलाई करती होंगी, तो मिल्टन चौक उनके पास चौक होता है जो कि कई रंगों का आता है। उससे क्या होता है कि कपड़ों पर निशान लगा के काटते हैं और इससे सरलतापूर्वक कपड़े कट जाते हैं। तो आप इसके बारे में जानते रहिए, आप उसके बारे में जानते रहिए। ज़रूरी नहीं कि आप ऐसे लिखिए जैसे हम बता रहे हैं, आप अपनी भाषा में उत्तर लिख सकते हैं, है ना। कि मिल्टन चौक किसे कहते हैं आ गया, तो आप लिखिए मिल्टन चौक एक रंगीन चौक होती है, इससे कपड़ों पर निशान लगाते हैं जिससे कपड़े सरलतापूर्वक काटे जा सकें। आप ऐसे भी लिख सकते हो, अपनी भाषा में भी लिख सकते हो। अगला प्रश्न है, भोजन पकाने की विभिन्न विधियाँ लिखिए या विभिन्न विधियों के नाम लिखिए। तो भोजन पकाने की कई सारी विधियां हैं और आप उस विधियों का यूज़ भी करते हो प्रत्येक दिन। तो आपके लिए क्या नया है इस प्रश्न पत्र में? कुछ भी नया नहीं है, इसलिए परेशान नहीं होना है। बस आप पढ़ना है और दिमाग में बैठाना है और आप अपने रोज़ की गतिविधियों से अपने ज्ञान को जोड़िए। अरे ये तो यही चीज़ है, सिंपल। तो आप भोजन रोज़ पकाते होंगे या पकाते नहीं होंगे तो पकाते हुए देखा होगा। तो आप नंबर 1 लिखेंगे जल के द्वारा भोजन पकाना, नंबर 2 वाष्प के द्वारा भोजन पकाना, नंबर 3 वायु द्वारा भोजन पकाना, नंबर 4 चिकनाई द्वारा भोजन पकाना। ठीक है। फिर अगला प्रश्न आता है नंबर घ, मितव्ययिता का क्या अर्थ है? तो आपको हमने पहले भी बताया है मितव्ययिता का अर्थ। मितव्ययिता के बारे में विस्तार से हम लोगों ने डिस्कस किया था। मितव्ययिता का अर्थ, अच्छा सॉरी, एक प्रश्न छूट गया है, पहले उसको करते हैं। गा नंबर, वस्त्रों पर इस्त्री करना क्यों आवश्यक है? इस्त्री मतलब प्रेस। वस्त्रों पर इस्त्री करना क्यों आवश्यक है? इस्त्री का मतलब है प्रेस करना। तो वस्त्रों पर प्रेस क्यों करते हैं? तो आप सबने किया होगा, आप सबको पता है कि प्रेस के प्रयोग से वस्त्रों की सिलवटें निकालने तथा उनमें आवश्यक क्रीज बनाने में सुविधा होती है। इससे वस्त्रों में सुंदरता, चमक तथा आकर्षण भी आ जाता है। ये उत्तर लिखेंगे हम लोग। अगला प्रश्न है घ नंबर, मितव्ययिता का क्या अर्थ है? तो मितव्ययिता का अर्थ है कम व्यय करके भी अधिक संतोष प्राप्त किया जाए या अपव्यय अथवा फिजूल खर्ची से बचना ही मितव्ययिता है। मितव्ययिता कंजूसी नहीं है। अगला प्रश्न है अंगा नंबर, कब्ज के रोगी के आहार में मुख्यतः किन भोज्य पदार्थों का समावेश करना चाहिए? तो आंसर लिखेंगे कब्ज के रोगी को हरी सब्जियां, चोकर सहित आटे की बनी रोटी तथा छिलके वाली दाल एवं रेशेदार खाद्य पदार्थ दिया जाना चाहिए। प्रिय विद्यार्थियों, अभी तक आपने बहुविकल्पीय प्रश्न, अति लघु उत्तरीय प्रश्न के आंसर जाना। तो इसके उत्तर छोटे छोटे थे, इसलिए हमने ओरल आपको बता दिया मौखिक रूप से। हम समझते हैं कि लघु उत्तरीय प्रश्न और विस्तृत उत्तरीय प्रश्न आप लोग मौखिक रूप से समझ नहीं पाएंगे, तो इसको ऐसे पढ़ लीजिए। और लघु उत्तरीय प्रश्न और विस्तृत उत्तरीय प्रश्न का हम लिखित फॉर्म में वीडियो बनाएंगे जिससे आपको पढ़ने में सुविधा हो, है ना। नहीं तो हम विस्तृत आंसर बोलेंगे अगर मौखिक रूप से, तो आपके दिमाग से निकलता जाएगा, वो आपको लिखित फॉर्म में मिलना चाहिए। तो हम समझते हैं कि एक दूसरा वीडियो हम अपलोड करेंगे 5 से 10 नंबर क्वेश्चन तक, मतलब इसी पेपर का दूसरा भाग।
पेपर एक ही है लेकिन उसको हम 2 भागों में डिवाइड कर दे रहे हैं। छोटे उत्तर का एक भाग बना दिया और बड़े उत्तर का लिखित फॉर्म में दूसरा भाग। तो आप लोग इसको देखिए, फिर उसके बाद भाग दूसरा देखिएगा और इसको अपनी कॉपी पर उतार भी लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, अब अगले वीडियो में शेष।